सीखने लायक आपको काफी कुछ मिलेंगी और भ्रम वगैरह सब दूर भी होगा। अप्लाई कैसे करते हैं, हमेशा से ये कंफ्यूजिंग टॉपिक बनी रहती है, खास करके 11th के बच्चों का, क्योंकि 11th में ही वो चीजें क्रिएट हो जाती है और बाद में जाके वो ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कचरा चला जाता है। अब वो कचरा निकलेगा तब तो ना, निकालेगा कौन? कोई नहीं ना। हम कचरा नहीं, हम तो अभी तुम्हारा दिमाग फ्रेश है, तुम्हें फ्रिक्शन नहीं आता है तो सिखा पाएंगे। अगर तुम्हें आएगा तब नहीं सिखा पाएंगे। अगर तुम ये मान के बैठो कि हमको बहुत आता है तो शायद आपको हमसे फायदा कम पहुंचेगा। तो ठीक है, कोशिश करेंगे मिलके सीखें। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं थोड़ी बहुत। सुनिए, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। देखो, कांटेक्ट फोर्स तो है ही, साथ में हमने कल ये भी बात करी थी कि फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, लेकिन ये बस जनरल नॉलेज के लिए है। मेन मुद्दे की बात आज करेंगे हम लोग। बस फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो डेवलप होता है तब जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है। ये एक सरफेस है, मान लो रफ सरफेस है, और एक बॉडी इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो तुम्हें ना हो सकता है ये बॉडी मूव भी करे, हो सकता है रुकी रहे। कुछ हल्का सा ताकत लगाओगे तो तब क्या होता है कि एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है, किधर क्रिएट होता है, इसके भी कारण है जो आज डिस्कस होगा। फिलहाल भरोसा करो कि एक अपोजिंग फोर्स, मतलब अपोजिंग फोर्स नहीं कहते, अपोजिंग टेंडेंसी वाली, जो मोशन या मोशन होने देने वाली टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन एक्ट होता है बिटवीन दी कांटेक्ट सरफेस अलोंग दी सरफेस हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स का नाम फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो मोशन या मोशन की टेंडेंसी को ना अपोज करने का काम करता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन के जो काउज थे जिसके बारे में आज मेन चर्चा होगा, बस इसके डायरेक्शन को लेके बात आपको ध्यान में रखनी है। मात्र एक ही बात ध्यान में रखना है, डायरेक्शन को लेके। डायरेक्शन लेके काफी दिक्कत होती है, तो बस मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट एक्ट होगा, या मोशन की टेंडेंसी जिधर होगी उसके अपोजिट एक्ट होगी। मोशन या मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। अगर इसका मोशन इधर हो रहा है तो पक्का फ्रिक्शन इधर ही एक्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो टेंडेंसी टू मोशन इसका इधर है तब भी फ्रिक्शन, भले मोशन ना हो लेकिन मोशन फोर्स लग रहा है तो टेंडेंसी टू मोशन इधर ना होनी चाहिए, हो नहीं रहा है, फिर भी फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, ये ब्लॉक मान लो यहां पे है, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसका जो टेंडेंसी है मोशन की ये वाली ना, इधर लगेगी, मतलब एकदम इधर लगेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। अगर हम बात करें यहां पे, तो ये इस पॉइंट पे यहां जाना, इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन इसकी इधर लग जाएगी। ठीक है, अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इस पॉइंट पे इसकी टेंडेंसी किधर होगी, एकदम सीधे जाने की, फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। समझ पाए बात को? गुड। ठीक है, तो अभी तक इतनी बातें हुई थी, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। आज हम लोग करेंगे इसके टाइप्स, और टाइप्स में पहले हम लोग ये अपोजिशन के बेसिस पे इसके टाइप्स की बात करते हैं कि जब एक सरफेस एक बॉडी दूसरे कंटेक्ट, किसी बॉडी के कंटेक्ट में आती है तो अपोजिशन वाला नेचर क्रिएट होता है। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन अपोजिशन, बेस्ड ऑन अपोजिशन, नहीं, अपोजिशन प्रोसेस फ्रिक्शन is classified in two category। एक होता है, समझो बात को, एक को कहा जाता है ड्राई फ्रिक्शन और एक होता है वेट फ्रिक्शन, सूखा हुआ भींगा हुआ टाइप का। ऐसा क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है। सूखा और भींगा नहीं, बस नाम से लग रहा है सूखा और भींगा वाला ना। हाँ, फ्रिक्शन ही ना। अच्छा, FRI फ्रिक्शन, ठीक है। ड्राई और वेट, एक पानी में लगने वाला फ्रिक्शन।
देखो ड्राई फ्रिक्शन को कैसे समझना है, समझो। हमारे सिलेबस में ना यही वाला फ्रिक्शन है, सूखा सूखा सा, एकदम सूखा सूखा वाला फ्रिक्शन। नहीं, ऐसा बिल्कुल मतलब ड्राई का मतलब सूखा सूखा नहीं होता है। कारण क्या है ये समझो। वेट फ्रिक्शन जो होता है ना, वो जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में जब कोलिजन करता है, कोलिजन्स होता है ना, जैसे मान लो एयर मॉलिक्यूल है, इधर से एयर इधर से एयर, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे मान लो एयर का मॉलिक्यूल या कोई और पार्टिकल का मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन किया, उस कोलिजन से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेट। एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल में एयर हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल भी आपस में कोलिजन कर सकते हैं। नहीं, तो वो होता है तुम्हारा वेट फ्रिक्शन, जिसपे हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आपका जो मेन है जो ड्राई फ्रिक्शन समझना है, ड्राई फ्रिक्शन से ही तुम्हें ये समझ में आएगा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला में वो एन कहां से आता है, या फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है म्यू एन या म्यू एस एन, वो एन आखिर क्यों है, काहे एन है, वो यहीं से समझ में आएगा। मतलब इसके काउज हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। देखिए अगर हम बात करें ड्राई फ्रिक्शन की, तो ये ड्यू टू जो इरेगुलरिटीज या रफनेस होता है ना कंटेक्ट सरफेस के बीच का, उसकी वजह से क्रिएट होती है। ये उसकी वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है उसे ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। आप ये कह सकते हैं ड्यू टू दी रफनेस। इसका काउज क्या है ड्राई फ्रिक्शन का, आप ये कह सकते हैं ड्यू टू, हाँ, रफनेस। रफनेस मतलब इरेगुलरिटी नहीं, रफनेस बिटवीन कंटेक्ट सरफेस। कंटेक्ट सरफेस के बीच जो रफनेस होता है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसे ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। आइए इसे समझें। अब समझते हैं, कोई लिखोगे नहीं। ये मान लो एक रफ सरफेस है और यहां पे मान लो एक ब्लॉक है जो इस पे रखा हुआ है, ठीक है, मास मान लो कुछ होगा। अब इसके बीच फ्रिक्शन तो लग रही होगी। एक काम करते हैं हम लोग कि इसका एक छोटा सा सेक्शन को ना हम लोग छोटे से कंटेक्ट सरफेस को थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर का क्या हालचाल है। तो जब आप इसे जूम करेंगे, ठीक है, कितना गुना इंटू 5000 मेगापिक्सल, हाँ, तो होगा क्या, हाँ, तो ये जो जूमिंग पार्ट है ऐसा कुछ, वो छोटा पार्ट है। तो दो हिस्से, यहां पे एक बड़ी वाली सरफेस होगी, एक ग्राउंड का सरफेस होगा, ये सरफेस, तो ये इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ना कुछ इस तरह से तुम्हें बहुत खतरनाक जूम किए है ना, तो एकदम पूरा घटना समझ में आएगा तुम्हें, है ना। इस तरह से एक दोनों सरफेस आपस में इंटरलॉक होता है, फंसा हुआ होता है। हम जरूरी है सेफ ऐसे होगा भाई। वो देखो होता क्या कि रफनेस जो होती है ना, वो रफनेस इरेगुलर तो होता नहीं है। रफनेस अगर रेगुलर हो जाए तो फिर रफनेस काहे का, रफनेस रेगुलर नहीं होता, इरेगुलरिटी होती है ना। तो मान लो जैसे ये वाला यहाँ पे नहीं फंस पाया, ये वाला फंस गया, तो वो इरेगुलरिटी पे डिपेंड करती है कितना ज्यादा रफनेस हो, उसी हिसाब से इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। जितना ज्यादा रफनेस होगा एक कंटेक्ट सरफेस दूसरे कंटेक्ट सरफेस के साथ इंटरलॉक उतना अच्छे से होगा, फंसेगा उतनी अच्छे से। आई बात समझ में। तो ये ऐसा ही कुछ होता है ना, रफनेस जैसे दो सरफेस आपस में जो एक दूसरे के ऊपर आता है, तो यही इसी तरह से इंटरलॉक होता होगा ना, कुछ ऐसा ही। बोलो अब यहां पे क्या हुआ कि समझने वाली बात है, समझो ध्यान से। ये मान लीजिए बड़ी वाली सरफेस है ऊपर वाली, और ये मान लो ग्राउंड वाला सरफेस है, इसको समझो। अब आपको पता है कि जब दो पॉइंट या दो बड़ी आपस में कांटेक्ट में आता है तो लगता है कौन सा फोर्स, देखो, हाँ, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अब बोलो यहां पे देखो ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट है, हर कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगी सरफेस के परपेंडिकुलर,
तो यहां पे मान लो क्या हुआ, इसको यहां पे बनाते हैं। ऐसे कुछ जो भी हो, नहीं मान लो इसके कुछ कांटेक्ट पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, कुछ कांटेक्ट पॉइंट को, सब बात को समझना। ऐसे कुछ कांटेक्ट पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, इसके बीच का, इसे उठा ले गए, नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, बोलो ऊपर वाले पे चिप लगा रहे हैं, नीचे वाले पे भी लगेगा ना, देखो यहाँ पे जैसे एक बॉडी पे लगी बाय द ग्राउंड, तो एक ग्राउंड पे भी लगेगी ना बाय द बॉडी। हालो चलो कोई बात नहीं, दोनों लगा देते हैं। ये मान लीजिए एक नॉर्मल फोर्स लगा, यहां पे है तो यहां पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बोलो चलो, दो क्यों लगा रहे समझ रहे, एक ऑन दी बॉडी एक ऑन दी ग्राउंड। यहां पे भी मान लो नॉर्मल फोर्स लगा है, यही है फ्रिक्शन का मेन काउस, समझना अभी। आए बाबू, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है ना हमेशा कांटेक्ट के, तो कांटेक्ट सरफेस जहां पे ये है इसके परपेंडिकुलर हो गया। यहां पे देखो, यहां पे नॉर्मल फोर्स कुछ मतलब ऐसे जिगजैग टाइप का अरेंज होगा, क्योंकि रेगुलर इरेगुलर सरफेस है ना, तो ईटीसी इस तरह से ये नॉर्मल फोर्स क्या होगा, अरेंज होते रहेगा, मतलब बनते रहेगा, ढेर सारे कांटेक्ट पॉइंट होंगे, ढेर सारा नॉर्मल फोर्स बनेगा, बोलो वेरी गुड। अब क्या होगा, हर नॉर्मल फोर्स अगर मान लो वो सीधा सीधा है तो नो टेंशन, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर मान लो ये टेढ़ा वाला नॉर्मल फोर्स अगर देखो, ये वाला, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, बोलो गुड। इसका ये मान लो x कंपोनेंट बना नॉर्मल का, और ये मान लीजिए नॉर्मल का y कंपोनेंट बना। उसी तरह से अगर इसको तोड़ना चाहे, समझना, अगर मान लो इसको तोड़ोगे तो इसके भी एक x कंपोनेंट बनेंगे, एक y कंपोनेंट बनेंगे, कुछ ऐसे जैसे ये तोड़ोगे तो इसका एक x y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट बनेगा, इसको तोड़ोगे तो एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट बनेगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे ये एक नॉर्मल है, समझो ये एक नॉर्मल फोर्स है, इसका एक x कंपोनेंट बन रहा है और इसका एक y कंपोनेंट बन रहा है। एक और नॉर्मल फोर्स है, इसका एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट बन रहा है, समझना, एक y कंपोनेंट बन रहा है और एक x कंपोनेंट बन रहा है। और भी बहुत सारे नॉर्मल फोर्स हो सकता है, एक नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से लगता, इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट बन रहा है। इस तरह से क्या हुआ कि ढेर सारे कांटेक्ट फोर्स बन रहे, ढेर सारा नॉर्मल बन रहा है, और उसके एक नेट कुछ हॉरिजॉन्टल होंगे और नेट कुछ वर्टिकल होगा, नेट वर्टिकल और नेट हॉरिजॉन्टल होगा ना। अब यहां पे मेन बातें है क्या, कि जो वर्टिकल वाला जितने भी कंपोनेंट थे ना वो सब गायब हो जाते हैं। देखा गया ऐसा, वर्टिकल वाला भी जैसे कुछ ऊपर था, कुछ नीचे था, कुछ आगे भी था, कुछ पीछे भी था, नहीं तो ओवरऑल जो जितने भी वर्टिकल वाले लोग हैं, जितने भी वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो सब गायब, वैनिश हो जाता है, कैंसिल इच अदर हो जाता है, एवरेज जीरो होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में नेट नॉर्मल, नेट मतलब एवरेज नॉर्मल कह देते, नेट कह देते हैं, नेट नॉर्मल अलोंग वर्टिकल, नहीं ये जो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल वाई कहते हैं, मान लोगे ना, वर्टिकल वाई वो हो गया जीरो, ऊपर नीचे नहीं लगता है। इसी तरह से मान लो आप कंप्लीट करोगे तो हो ही जाएगा, ये समझे बात को, नहीं लगता है। अब हॉरिजॉन्टल में भी कुछ कैंसिल होता होगा, हॉरिजॉन्टल में भी कुछ कैंसिल होता है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल में 100% कैंसिल नहीं हो पाता है, ड्यू टू देयर इरेगुलरिटी, डिपेंड्स अपॉन देयर इरेगुलरिटीज, कि हॉरिजॉन्टल में सारे लोग कैंसिल नहीं हो पाते थे। नेट हॉरिजॉन्टल नॉर्मल बच जाता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कभी ज्यादा बचता है, लेकिन नेट हॉरिजॉन्टल बच जाता है। वर्टिकल नेट खत्म हो जाता है और नेट हॉरिजॉन्टल बच जाता है। यही जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा ना, यही होता है फ्रिक्शन। हाँ, यही फ्रिक्शन होता है, यही फ्रिक्शन होता है। आई बात समझ में? ये जो नेट हॉरिजॉन्टल बच गया आपका, वो जिधर बचेगा और किधर बचता है वो भी पता चल जाएगा आपको।
वो जो बचेगा वही हो जाएगा आपका फ्रिक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर नेट वर्टिकल की बात करें, एक्स वाई आगे पीछे भी हो सकता है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं, और नेट नॉर्मल अलोंग एक्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट जीरो नहीं होता है, कुछ बच जाता है। और ये जो बचता है, एक फोर्स बचा ना सर, ये जो बचा हुआ फोर्स है, इसी फोर्स का नाम फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन एक तरह का ये नॉर्मल का ना हॉरिजॉन्टल बचा हुआ कंपोनेंट है फ्रिक्शन, और कुछ नहीं है। और ये नॉर्मल क्रिएट किसकी वजह से हुआ? इरेगुलरिटी की वजह से। तो हुआ ना इरेगुलरिटी की वजह से फ्रिक्शन का बनना, कारण यही है तुम्हारा एफबीडी, नॉर्मल फोर्स, एक्शन रिएक्शन जो कह लो। आई बात समझ में? फ्रिक्शन कहीं बाहर से नहीं आता है, वही एक्शन रिएक्शन का ही पैदा किया हुआ चीज है। आई बात समझ में? पहले जो छापने का मन करे इससे रिलेटेड छापो, फिर आगे बात करें। जितना हो सके उतना छाप लो। अगर इसी को तुम आसान शब्दों में समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे पहले समझ लीजिए, ये तो ऐसी कहानी है, आप लोग समझ गए, नहीं तो किसी और के लिए था। ये मान लो एक सरफेस है रफ, आपने लगाया फोर्स एफ, तो ये बात तो समझ में आएगी, टेंडेंसी टू मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन यहां पे डेवलप हो गया। बोलो, फ्रिक्शन डेवलप हुआ। अब ये सब नॉर्मल भूल जाओ, अब फिर शुरू से चलो कहानी। फ्रिक्शन यहां पे डेवलप हुआ, इसका mg नीचे, तो नॉर्मल एक्ट होगा, है ना, नॉर्मल ऊपर n, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। अब ये फोर्स जो डेवलप होता है, ये ना इसको या तो बैलेंस करता है या ओवरकम वगैरह जो भी करता है। मतलब हम अगर बात करें सिर्फ ये दो फोर्सेस की, समझिए बात को, ये लग रहा है आपका F और ये लग रहा है आपका N, ऐसा नहीं। मोशन टोशन के बारे में अभी बात नहीं करें, टेंडेंसी टू मोशन है या हो भी रहा होगा तो नो टेंशन, एफबीडी बना नहीं रहे, सिचुएशन समझ रहे हैं। अब ये बताइए, ये नॉर्मल और देखो ये फोर्स है लगा हुआ, अभी उसको शो नहीं कर रहे हम क्योंकि इक्वेशन नहीं बना रहे हम, बस ये दोनों समझा चाह रहे हैं कि ये F लगा है, इसकी वजह से लग गया, ये नॉर्मल क्रिएट हो रहा है mg, इन दोनों का एक रिजल्टेंट तो होगा। समझो ये बहुत आगे आएगा इंपॉर्टेंट, जब हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो फिर यही एफबीडी वगैरह सब बनेगा। अभी हम वो नहीं बता रहे, अब ये सिंपल सिचुएशन तुम्हें ये बता रहे हैं कि यहां पे एक फोर्स काम करेगा जो कि इन दोनों का नेट होगा, R नेट। ये होता है आपका, इसको कहते हैं हम लोग नेट कंटेक्ट, क्योंकि देखो ये फ्रिक्शन फोर्स भी कंटेक्ट फोर्स की वजह से पैदा हुआ, ये नॉर्मल फोर्स जो mg की वजह से, कंटेक्ट फोर्स की वजह से पैदा हुआ, तो नेट कंटेक्ट फोर्स ना ये ना ये न है, बोलो। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो R है ना, ये R है आपका नेट कंटेक्ट फोर्स, समझिए, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो अब फ्रिक्शन का एक नया डेफिनेशन बनेगा। फ्रिक्शन क्या है? नेट कंटैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट कंटैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही तो फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन क्या बना? अब ये फ्रिक्शन बन गया आपका, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो इसलिए इसमें नॉर्मल इंक्लूडेड है कि नहीं है? फ्रिक्शन में नॉर्मल इंक्लूडेड है ना, क्योंकि इसमें भी नॉर्मल मिला हुआ, इसका ये वाला कंपोनेंट आपका फ्रिक्शन हुआ, तो नॉर्मल इस तरह से भी आप कह सकते हैं इसमें इंक्लूड है। इसको बनाने में किसका हाथ? नॉर्मल का भी हाथ है, नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स को भी आप क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शन। छाप लो। हाँ, क्या लिखे हैं? कहां पे? कहां पे सर? कहां पे? ये वाला लाइन। लेकिन लिखा है तो एक लाइन लिखा देते हैं। जो सेकेंड वाला वेट फ्रिक्शन था ना, वो कंटिन्यूअस कोलिजन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच ना, एटम्स के बीच, उसकी वजह से होता है वेट फ्रिक्शन। ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन,
ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ऑन बॉडी की वजह से ये फ्रिक्शन क्रिएट होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका है एयर फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन हो। तो ये सब तो कहानी हो गई। आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक और काइनेटिक का। ठीक है, उसको डिस्कस करें अच्छे से। अब तक हमारा मकसद ये था कि जब फ्रिक्शन का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें एक एन आएगा, वो एन क्यों आता है उसे समझाने की कोशिश करा हमने। ठीक है, अदरवाइज नहीं भी समझे तो आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, छोटा सा फॉर्मूला है म्यू एन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मतलब कहां से म्यू आया, सॉरी एन कहां से आया, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला में है तो मान लेते हैं। और क्या, प्रोपोर्शनल होता था कांटेक्ट फोर्स के, क्यों होता था, अब आप कहानी जिसको पता है उसको समझ में आ जाएगा कि कांटेक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल क्यों फ्रिक्शन होता है, नहीं तो हम लोग मान लेते हैं बस। हाँ बोलिए। हाँ, विस्कोसिटी में भी वेट फ्रिक्शन ही लगेगा, ऐसा नहीं भीगा वाला नहीं। जब भी बॉडी में जो पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमने एक ब्लॉक को पानी में रखा तो पानी का जो पार्टिकल बॉडी के साथ कोलाइड करता है उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो विस्कोसिटी वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, वेट फ्रिक्शन हमको डिटेल्स में उतना नहीं पढ़ना अभी फिलहाल। आइए, कांटेक्ट सरफेस कैसा होगा, इसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं, स्टैटिक काइनेटिक। एक लिमिटिंग होता है बीच वाला, नहीं। अब लगाइए हेडिंग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट सरफेस। नहीं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये कह दो बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के बीच कौन कौन तरह के फ्रिक्शन लगते हैं। मेनली तीन फ्रिक्शन होगा, एक होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगाएंगे उसे हम लोग तत्काल स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और स्टैटिक है तो एस लगा देते हैं, पहचानने में अच्छा रहेगा। स्मॉल एफ इसलिए क्योंकि कैपिटल एफ हम लोग अपना फोर्स यूज करेंगे एक्सटर्नल। दूसरा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जिसको आप एफ एल कह दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीन फ्रिक्शन हमें मेनली पढ़ने हैं, एफ के। जैसा कि इसका नाम है स्टैटिक, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है उस वक्त ये फ्रिक्शन डेवलप होता है। लिमिटिंग, स्टैटिक का एक मैक्सिमम वैल्यू, जैसे एक स्टैटिक का एक लिमिट होगा, नहीं तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होता है स्टैटिक का उसको हम लोग लिमिटिंग कहते हैं। और काइनेटिक जब बड़ी मोशन में होती है तो ये फ्रिक्शन एक्ट करती है। आइए बारी बारी से सबको डिटेल्स में समझें, शुरू करें समझना। क्या लगता है, स्टैटिक तो कम से कम आज कर ही सकते हैं, फिर काइनेटिक और लिमिटिंग कल करेंगे। स्टैटिक समझ लेते हैं, स्टैटिक पे चर्चा चलेगी और, क्योंकि स्टैटिक ही मेन है, स्टैटिक पे ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि स्टैटिक आपका वेरिएबल है, काइनेटिक तो कांस्टेंट है। लिमिटिंग तो लिमिटिंग जितना होता तो नहीं होगा, प्रॉब्लम स्टैटिक के साथ होती है क्योंकि स्टैटिक आपका वेरिएबल है। स्टैटिक में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, नहीं बॉडी इज एट रेस्ट, हाँ बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, नहीं, और सुनो स्टैटिक की बात कर रहे हैं, जब बॉडी रेस्ट होती है और कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब फ्रिक्शन लगता है। सिर्फ बॉडी रेस्ट में होगी, एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। बॉडी इज एट रेस्ट एंड सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स
इज अप्लाइड, ठीक, ऑन इट, तब ये फोर्स स्टैटिक, तब ये फ्रिक्शन डेवलप होती है। आइए इसे देखते हैं। जैसे कि देखो, ये मान लो रफ सरफेस है हमारा और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अभी ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, तो अभी इसका फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं, रेस्ट में है। आई बात समझ में? मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो, नो फ्रिक्शन। अगर मान लो यही हुआ कि ये मोशन में अभी भी नहीं है, फोर्स लगा इस पे, स्टैटिक है ना, फोर्स लगा इस पे, अभी भी ये रेस्ट में है, फोर्स लगा F, बड़ी रेस्ट में है, मास मान लो m है, तो अब इस पे लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा जो कि जनरली फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये कहलाएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बड़ी रेस्ट में रहती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। नहीं समझे बात को? एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाइड होगा और बड़ी रेस्ट में होगी तभी स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा, अदरवाइज सोया हुआ रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, हम नहीं लगेंगे, जीरो। नहीं समझे बात को? देखो ना, कोई फोर्स लग रहा है क्या? रे नो, कोई फोर्स लग रहा है? बड़ी रेस्ट में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। स्टैटिक काइनेटिक की तो बात ही नहीं करनी, फ्रिक्शन ही गायब है। स्टैटिक तब आता है जब फोर्स लगता है और मोशन ना हो, मतलब रिलेटिव मोशन ना हो। आई बात समझ में यहाँ पे? बोलो गुड। अब यहाँ पे हाँ समझो, बात को समझो। जैसे मान लो अब ये फोर्स बढ़ाओगे, ये क्या स्टैटिक फ्रिक्शन ना, अभी बात करेंगे, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ये खुद को एडजस्ट करता है। जैसे अभी मान लो तुमने 10 न्यूटन लगाया, बड़ी रेस्ट में है, स्टैटिक 10, 15 लगाया बड़ी रेस्ट में, स्टैटिक 15, 5 लगाया बड़ी रेस्ट में, स्टैटिक 5। इसका मतलब होता है एज F, ये फोर्स एक्सटर्नल है ना, एज F एक्सटर्नल इंक्रीजेज, नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज ना अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू, हाँ, अप टू एक सर्टेन लिमिट। उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद तो फिर कहानी बदल जाएगी। आई बात समझ में? तो फोर्स बढ़ने से, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ने से स्टैटिक आपका बढ़ता है, लेकिन विद इन अ सर्टेन लिमिट, लिमिट के बाद फिर कहानी बदलेगी। अब मान लो वो मैक्सिमम वैल्यू, आई बात समझ में? आपने क्या किया कि आपने फोर्स बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया कि अब स्टैटिक नहीं बढ़ पाया, स्टैटिक दम तोड़ दिया, भाई इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ पाएंगे। उसके तो वो जो मैक्सिमम स्टैटिक का वैल्यू होगा उसे हम लोग लिमिटिंग कहते हैं, वो फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही आगे पीछे की कहानी चलती रहती है, लिमिटिंग के आगे काइनेटिक, पीछे स्टैटिक, लिमिटिंग तक तब भी काइनेटिक या तब भी स्टैटिक, दोनों बातें हो सकती है। इसे नोट करिए और आगे की कहानी हम लोग करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद। काइनेटिक होगा, प्लीज कल का क्लास मिस मत करिएगा। उसके बाद तुम छुट्टी 1-2 दिन मना सकते हो, लेकिन कल नहीं।